नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस मेंस पेपर फर्स्ट की इस शानदार क्लास में। अगर आपका सपना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकारी बनना, तो आज से ही आपकी तैयारी एक नए स्तर पर जाने वाली है, क्योंकि पेपर फर्स्ट केवल पढ़ने का विषय नहीं, बल्कि उत्तर लिखने की कला और सही रणनीति का पेपर है। इस पूरी सीरीज में हम इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज और विश्व भूगोल जैसी सभी महत्वपूर्ण विषयों को यूपीपीसीएस मेंस के नवीनतम पैटर्न के अनुसार पढ़ेंगे। हर टॉपिक को सरल भाषा में समझेंगे और साथ ही टॉपर स्टाइल में उत्तर लेखन भी सीखेंगे। मेरा वादा है कि यहाँ आपको केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि परीक्षा में अंक दिलाने वाली तैयारी मिलेगी। तो अगर आप सच में यूपीपीसीएस 2026, 27, 28 में चयन चाहते हैं, तो इस पूरी सीरीज को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। हर क्लास के बाद उत्तर लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि सफलता केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि लिखने से मिलती है। तो चलिए बिना समय गंवाए पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ यूपीपीसीएस मेंस पेपर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए, तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते हाँ सभी प्रश्नों को सावधानी पूर्वक लिखना और समझना और तैयार करना है। अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के एकीकरण में, यहाँ विलीनीकरण लिखा हुआ है, एकीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के समय भारत में 565 कुल देशी रियासतें 565 थी, जिसमें 562 सीधे भारत में विलय स्वीकार की और 3 जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को बाद में विलय कराया गया। भारत में 562 से अधिक देशी रियासतें थी। इनके भारत या पाकिस्तान में विलय का प्रश्न राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। गृह मंत्री एवं राज्य विभाग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीपी मेनन के सहयोग से इस चुनौती का सफल समाधान किया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। विलय की रणनीति देखेंगे, क्या क्या रणनीतियां थी। रियासतों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एवं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के माध्यम से भारत में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया गया। अगला पॉइंट है, कूटनीति एवं दृढ़ नेतृत्व। अधिकांश रियासतों को संवाद, विश्वास एवं राजनीतिक कौशल से शांतिपूर्वक भारत में मिलाया। अगला पॉइंट है, आवश्यक होने पर शक्ति का प्रयोग। जूनागढ़ में जनमत संग्रह तथा हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो 1948 द्वारा विलय सुनिश्चित किया। अब हम राष्ट्रीय एकीकरण, छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर प्रशासनिक पुनर्गठन किया, जिससे एक मजबूत राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है, संप्रभुता की रक्षा। विदेशी हस्तक्षेप और विघटनकारी शक्तियों की संभावनाओं को समाप्त कर भारत की अखंडता सुनिश्चित की। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व, राजनीतिक यथार्थवाद एवं दृढ़ निर्णय क्षमता ने भारतीय रियासतों के सफल विलीनीकरण को संभव बनाया। इसी कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष तथा भारतीय एकीकरण का शिल्पकार कहा जाता है।
अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम बौद्ध साहित्य के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम सीधे प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न को हमें देखो 3 पार्ट में लिखना है। पहले हम भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष के रूप में। ठीक, सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम भूमिका पर चलते हैं। बौद्ध साहित्य विशेषता त्रिपिटक, धम्म पद, जातक कथाएं एवं मिलिन पुनः, मानवता, करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग पर आधारित जीवन दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि विश्व शांति और सह अस्तित्व के सार्वभौमिक मार्गदर्शक हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलेंगे। अहिंसा का सिद्धांत, पहला पॉइंट है हिंसा, युद्ध और प्रतिशोध का त्याग कर शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला पॉइंट है करुणा एवं मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव सामाजिक सद्भाव को बढ़ाता है। अगला पॉइंट है मध्यम मार्ग, अतिवाद से बचकर संतुलित जीवन और संवाद की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। अगला पॉइंट है पंचशील एवं अष्टांगिक मार्ग, नैतिक आचरण, सत्य, संयम और आत्म अनुशासन द्वारा शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। वसुंधैव कुटुंबकम की भावना, जात, धर्म और राष्ट्र से ऊपर मानव कल्याण का संदेश देता है। अगला पॉइंट है वैश्विक प्रभाव, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैशाख दिवस की मान्यता तथा भारत की बुद्धम शरणम गच्छामि आधारित सांस्कृतिक कूटनीति इसकी समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है बौद्ध साहित्य शांति, सहिष्णुता और नैतिक जीवन का वैश्विक संदेश देता है। वर्तमान संघर्षग्रस्त विश्व में बुद्ध का ना ही बेरान वैमनस्य से वैमनस्य समाप्त नहीं होता का सिद्धांत विश्व शांति स्थापना का सर्वाधिक प्रभावी मार्ग प्रस्तुत करता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम पॉइंट टू पॉइंट शब्दों के अकॉर्डिंग, जितने सीमित शब्द में प्रश्न के अकॉर्डिंग हम उत्तर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सत्य, अहिंसा, नैतिकता तथा जन भागीदारी पर आधारित किया। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण उग्रवाद और निष्क्रिय उदारवाद के बीच मध्यम मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें संघर्ष और संवाद दोनों का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट, गांधी जी ने अहिंसक सत्याग्रह को राजनीतिक संघर्ष का प्रभावी माध्यम बनाया, जिससे हिंसा से बचते हुए जन दबाव बनाया गया। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने असहयोग, समन्वय, अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, परंतु हिंसा होने पर आंदोलन वापस लेने में भी संकोच नहीं किया। अगला पॉइंट है, वह संवाद, समझौते और संवैधानिक प्रक्रियाओं के पक्षधर थे, जिसका उदाहरण गांधी इरविन समझौता 1931 है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। उनका सर्वोदय, ग्राम स्वराज और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संतुलित मार्ग प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है, उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, नैतिक शासन और सर्वधर्म समभाव की स्थापना भी था। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। महात्मा गांधी का मध्यम मार्गी दृष्टिकोण नैतिक राजनीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण परिवर्तन का आदर्श है। यही कारण है कि उनका राजनीतिक दर्शन आज भी भारतीय लोकतंत्र और सुशासन के लिए अत्यंत प्रासंगिक माना जाता है।
अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित होती है। टिप्पणी कीजिए। सबके बारे में हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। सांप्रदायिक हिंसा भारत जैसे बहुलतावादी समाज के लिए गंभीर चुनौती है। यह केवल धार्मिक मतभेदों का परिणाम नहीं, बल्कि कट्टरता, अपराध, राजनीतिक स्वार्थ तथा आर्थिक हितों के गठजोड़ का दुष्परिणाम है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है धार्मिक कट्टरपंथी भड़काऊ भाषण, अफवाहों एवं घृणा प्रचार से सामाजिक तनाव बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है असामाजिक तत्व लूटपाट, आगजनी और हिंसा के माध्यम से दंगों को वास्तविक रूप देते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक कार्यकर्ता वोट बैंक की राजनीति, ध्रुवीकरण तथा भावनात्मक मुद्दों के माध्यम से हिंसा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है निहित स्वार्थी समूह अवैध व्यापार, भूमि संसाधनों या सत्ता संबंधी लाभ के लिए हिंसा को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार एवं दुष्प्रचार भी हिंसा को तेजी से फैलाने का माध्यम बनते हैं। अगला पॉइंट है यद्यपि सभी धार्मिक या राजनीतिक संगठन ऐसे कार्यों में संलिप्त नहीं होते, अनेक संगठन शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देते हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सांप्रदायिक हिंसा पर नियंत्रण के लिए कानून का निष्पक्ष एवं कठोर पालन, घृणा प्रचार पर प्रभावी रोक, सामाजिक संवाद, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संवैधानिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, समानता और बंधुत्व को सुदृढ़ करना आवश्यक है। यही भारत की विविधता में एकता की भावना को सुरक्षित रख सकता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति समय के साथ उल्लेखनीय रूप से बदली है। संविधान द्वारा समानता, शिक्षा, रोजगार एवं राजनीतिक अधिकारों की गारंटी तथा सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। फिर भी अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सकारात्मक परिवर्तन देखें क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन है। महिला साक्षरता एवं उच्च शिक्षा में निरंतर वृद्धि, राजनीति में बढ़ती भागीदारी, पंचायतों में 33% आरक्षण तथा नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। अगला पॉइंट है कार्यबल उद्यमिता, विज्ञान, खेल एवं रक्षा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं से सशक्तिकरण को बढ़ावा। अब हम चुनौतियां देखेंगे क्या क्या चुनौतियां हैं। शेष चुनौतियां लैंगिक वेतन अंतर एवं कम महिला श्रम बल भागीदारी, घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह तथा साइबर अपराध जैसी समस्याएं, निर्णय निर्माण के उच्च स्तरों पर महिलाओं का सीमित प्रतिनिधित्व, ग्रामीण, शहरी एवं सामाजिक वर्गों के बीच अवसरों की असमानता। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट है, परंतु वास्तविक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, आर्थिक अवसर, सुरक्षा, समान वेतन और सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है। संवैधानिक मूल्यों एवं सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता की दिशा में समावेशी प्रयास ही महिलाओं की समान एवं गरिमापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे।
तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने भारत में आवास, यातायात, प्रदूषण, बेरोजगारी, झुग्गी बस्तियों तथा आधारभूत सेवाओं पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न किया है। अतः समावेशी, सतत एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है समग्र शहरी नियोजन एवं मास्टर प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन। अगला पॉइंट है किफायती आवास को बढ़ावा तथा पीएमएवाई जैसी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन। अगला पॉइंट है सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो, बस, साइकिल ट्रैक का विस्तार एवं ट्रैफिक प्रबंधन। अगला पॉइंट है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण तथा स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करना। अगला पॉइंट है हरित अवसंरचना का विकास, वृक्षारोपण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय। अगला पॉइंट है डिजिटल एवं स्मार्ट सिटी पहल द्वारा ई गवर्नेंस और बेहतर नागरिक सेवाएं। अगला पॉइंट है रोजगार सृजन एवं कौशल विकास से प्रवासन के दबाव को संतुलित करना। अगला पॉइंट है 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय एवं प्रशासनिक सशक्तिकरण प्रदान करना। अगला पॉइंट है जन भागीदारी तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी को प्रोत्साहन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। शहरी समस्याओं का समाधान केवल भौतिक अवसंरचना के विस्तार से नहीं बल्कि सतत विकास, सुशासन, विकेंद्रीकरण और नागरिक सहभागिता पर आधारित समग्र दृष्टिकोण से संभव है। यही भारत को समावेशी, रहने योग्य एवं टिकाऊ शहरों की दिशा में अग्रसर करेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध राज्य नहीं है, फिर भी यहाँ ऊर्जा, सीमेंट, कांच तथा निर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक अनेक खनिज पाए जाते हैं। इनका प्रमुख संकेंद्रण विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। अब हम देखते हैं पहले चूना पत्थर। मिर्जापुर, सोनभद्र में सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र लौह एवं इस्पात उद्योग में उपयोग। सिलिका बालू प्रयागराज, मिर्जापुर, महोबा कांच एवं सिरेमिक उद्योग हेतु। अगला पॉइंट है कोयला। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में ताप विद्युत उत्पादन का आधार। अगला पॉइंट है बॉक्साइट। मिर्जापुर, सोनभद्र एल्युमिनियम उद्योग के लिए महत्वपूर्ण। पायरोफिलाइट एवं डायस्पोर ललितपुर, झांसी, महोबा अपवर्तक एवं सिरेमिक उद्योग में उपयोग। अगला पॉइंट है ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर एवं निर्माण पत्थर बुंदेलखंड क्षेत्र भवन निर्माण में उपयोग। अगला पॉइंट है मार्बल एवं अन्य गौण खनिज सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन सीमित होने पर भी राज्य की औद्योगिक एवं ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक खनन, पर्यावरणीय संतुलन तथा जिला खनिज फाउंडेशन डीएमएफ के प्रभावी उपयोग से इन संसाधनों का सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताइए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। स्मार्ट सिटी वह शहरी मॉडल है जहां सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षित, समावेशी, टिकाऊ तथा गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए मजबूत आधारभूत अधोसंरचना अनिवार्य है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। स्मार्ट सिटी के मूल अधोसंरचनात्मक तत्व निम्नलिखित है। पहला है पर्याप्त जलापूर्ति एवं जल संरक्षण की व्यवस्था।
अगला पॉइंट है 24x7 विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। अगला पॉइंट है सुदृढ़ सार्वजनिक परिवहन, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन एवं पैदल साइकिल अनुकूल मार्ग। अगला पॉइंट है स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था। हम अगला पॉइंट देखते हैं डिजिटल अवसंरचना, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, ई गवर्नेंस एवं स्मार्ट सेवाएं। अगला पॉइंट है सस्ती एवं समावेशी आवास व्यवस्था, विशेषकर कमजोर वर्गों हेतु। अगला पॉइंट है सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन सेवाएं। अब अगले पॉइंट हम देखते हैं हरित क्षेत्र, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरणीय स्थिरता। अगला पॉइंट है उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं तथा नागरिक सहभागिता। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। स्मार्ट सिटी केवल आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं बल्कि सतत समावेशी और नागरिक केंद्रित शहरी विकास का मॉडल है। इन मूल अधोसंरचनात्मक तत्वों के प्रभावी विकास से ही स्मार्ट सिटीज मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति मिल सकती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। भूमंडलीय ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि की प्रक्रिया है जिसका प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों CO2, CH4, N2O आदि का अत्यधिक उत्सर्जन है। यह आज मानवता के समक्ष सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण इसके प्रमुख कारण हैं। अगला पॉइंट है इसके परिणाम स्वरूप हिमनदों का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात तथा हीट वेव जैसी चरम जलवायु घटनाएं बढ़ रही हैं। अगला पॉइंट है कृषि उत्पादन, जैव विविधता, जल संसाधन, मानव स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अगला पॉइंट है भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में यह आर्थिक विकास और सतत विकास लक्ष्यों के लिए गंभीर चुनौती है। अगला पॉइंट है समाधान हेतु नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण, हरित प्रौद्योगिकी, सतत जीवन शैली तथा पेरिस समझौते के लक्ष्यों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक विकास का भी संकट है। साझी जिम्मेदारी और सतत विकास के सिद्धांत पर आधारित समन्वित प्रयासों से ही जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम कर भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं संतुलित पृथ्वी सुनिश्चित की जा सकती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में विस्तृत एक विशिष्ट सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र है। यह अपनी ऐतिहासिक विरासत, लोक संस्कृति, वीर परंपरा तथा विशिष्ट प्राकृतिक संरचना के कारण उत्तर भारत का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रदेश माना जाता है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। बुंदेलखंड यमुना, बेतवा, केन, धसान, सिंध और पैश्विनी नदियों के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट तथा मध्य प्रदेश की टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दामोह आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ की भूमि मुख्यतः ग्रेनाइट एवं विंध्यन चट्टानों से निर्मित है
तथा लाल, पीली एवं काली मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट है अर्ध शुष्क जलवायु, अनियमित वर्षा तथा जल संकट इसकी प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। बुंदेली भाषा, आल्हा उदल की वीर गाथाएं, राई नृत्य, लोकगीत, चित्रकूट एवं खजुराहो जैसी सांस्कृतिक धरोहर इसकी विशिष्ट पहचान है। अगला पॉइंट है कृषि, पशुपालन तथा पत्थर खनिज आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ के जीवन का आधार है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। बुंदेलखंड की भौगोलिक परिस्थितियों ने इसकी संस्कृति, लोक जीवन एवं परंपराओं को विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। जल संरक्षण, सतत विकास तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण द्वारा इस क्षेत्र की समृद्ध पहचान को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया था। व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। ब्रिटिश शासन 1757 से 1947 का प्रमुख उद्देश्य भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि औपनिवेशिक हितों की पूर्ति था। परिणाम स्वरूप भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का आधार गंभीर रूप से कमजोर हो गया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। धन का निष्कासन, दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत की संपत्ति निरंतर इंग्लैंड भेजी गई। दूसरा पॉइंट है कुटीर उद्योगों का पतन, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के आयात से भारतीय हस्तशिल्प एवं वस्त्र उद्योग नष्ट हुए, इसे विऔद्योगीकरण कहा गया। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। कृषि का शोषण, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी जैसी भू राजस्व व्यवस्थाओं ने किसानों पर अत्यधिक बोझ डाला। अगला पॉइंट है अकाल एवं गरीबी, कठोर कर नीति तथा प्रशासनिक उदासीनता से बार बार अकाल पड़े और व्यापक निर्धनता बढ़ी। अगला पॉइंट है औपनिवेशिक अवसंरचना, रेल, बंदरगाह एवं संचार का विकास मुख्यतः कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाने हेतु किया गया। अगला पॉइंट है व्यापारिक असंतुलन, भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश तैयार माल का बाजार बन गया। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत निर्धन, कृषि प्रधान एवं अविकसित अर्थव्यवस्था वाला देश था। अतः यह कहना उचित है कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी भरपाई के लिए स्वतंत्र भारत को नियोजित आर्थिक विकास का मार्ग अपनाना पड़ा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्य भावी बनाने में हिटलर की भूमिका की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के अनेक कारण थे, परंतु एडोल्फ हिटलर की विस्तारवादी, आक्रामक तथा सैन्यवाद आधारित विदेश नीति ने इसे लगभग अवश्य भावी बना दिया। उसकी नीतियों ने यूरोप की शक्ति संतुलन व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। वर्साय संधि का विरोध, हिटलर ने संधि की शर्तों को अस्वीकार कर पुनः सशस्त्रीकरण प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है राइनलैंड का सैन्यीकरण, 1936 संधि का खुला उल्लंघन कर यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। अगला पॉइंट है विस्तारवादी नीति, ऑस्ट्रिया का विलय तथा सुडेटेन लैंड एवं चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया। अगला पॉइंट है नाजी विचारधारा, आर्य श्रेष्ठता एवं आक्रामक राष्ट्रवाद ने युद्धोन्मुख वातावरण बनाया। अगला पॉइंट है पोलैंड पर आक्रमण, 1 सितंबर 1939। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अगला पॉइंट है तुष्टीकरण नीति का लाभ, ब्रिटेन फ्रांस की उदार नीति का हिटलर ने निरंतर दुरुपयोग किया। अगला पॉइंट है अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं।
यद्यपि वर्साय संधि की कठोरता, राष्ट्र संघ की विफलता तथा तुष्टीकरण नीति भी युद्ध के कारण थे, किंतु हिटलर की आक्रामक विदेश नीति और विस्तारवादी महत्वाकांक्षा ने इन परिस्थितियों को निर्णायक रूप देकर द्वितीय विश्व युद्ध को लगभग अवश्य भावी बना दिया। अब हम सीधे मुख्य भाग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की प्रथम व्यापक औपनिवेशिक विरोधी चुनौती थी। यद्यपि यह तत्काल सफल नहीं हुआ, फिर भी इसने ब्रिटिश शासन की नीतियों और भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अगला पॉइंट है, सेना का पुनर्गठन किया गया तथा फूट डालो और शासन करो की नीति को अधिक व्यवस्थित रूप से अपनाया गया। अगला पॉइंट है, रियासतों के प्रति अपेक्षाकृत उदार नीति अपनाई गई और लैप्स की नीति समाप्त कर दी गई। अगला पॉइंट है, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना एवं स्वतंत्रता की सामूहिक भावना का विकास हुआ। अगला पॉइंट है, विद्रोह ने भविष्य के संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक एवं मनोवैज्ञानिक आधारशिला रखी। अगला पॉइंट है, प्रशासनिक सुधारों तथा भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। यद्यपि 1857 का विद्रोह अपने तत्कालिक उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ, परंतु इसने औपनिवेशिक शासन की प्रकृति बदल दी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत नींव रखी। इस दृष्टि से यह भारतीय इतिहास का एक वास्तविक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन एवं व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य है, विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। धर्मनिरपेक्षतावाद सेक्युलरिज्म भारतीय संविधान की मूल भावना है। इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान तथा राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष न लेना है। यह भारत की बहुलतावादी एवं उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है, संवैधानिक आधार। प्रस्तावना अनुच्छेद 14, 15, 25, 28 धार्मिक स्वतंत्रता एवं समानता सुनिश्चित करते हैं। अगला पॉइंट है, सामाजिक समरसता। विविध धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों वाले समाज में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करता है। अगला पॉइंट है, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण, समान नागरिकता, विधि का शासन तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला पॉइंट है, सांप्रदायिकता पर नियंत्रण, धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंसा एवं भेदभाव को सीमित कर सामाजिक विश्वास बढ़ाता है। अगला पॉइंट है, समावेशी विकास। सभी समुदायों को समान अवसर देकर सामाजिक न्याय एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। अगला पॉइंट है, चुनौतियां। अब हम देखें, सांप्रदायिक राजनीति, फेक न्यूज, कट्टरवाद तथा पहचान आधारित ध्रुवीकरण इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। धर्मनिरपेक्षतावाद केवल संवैधानिक सिद्धांत नहीं, बल्कि नागरिक आचरण और लोकतांत्रिक संस्कृति का आधार है। संवैधानिक नैतिकता, सहिष्णुता, संवाद और सर्वधर्म समभाव की भावना को सुदृढ़ करके ही भारत एक समावेशी, उदार और सशक्त लोकतंत्र के रूप में अपना भविष्य सुरक्षित रख सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन ने भारत में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को गति दी है। इसका महिलाओं पर
बहुआयामी प्रभाव पड़ा है, जिसने अवसरों के साथ नई चुनौतियां भी प्रस्तुत की है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। आईटी, बीपीओ, बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। शिक्षा, कौशल विकास एवं डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिला उद्यमिता को स्टार्टअप इंडिया, ई कॉमर्स, अमेजन, मीशो जैसे मंचों से नई पहचान मिली। अगला पॉइंट है वैश्विक जागरूकता से लैंगिक समानता, नेतृत्व एवं अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी। उदाहरण किरण मजूमदार शाह, फाल्गुनी नायर जैसी उद्यमियों की वैश्विक सफलता। अब हम नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। असंगठित क्षेत्र में असुरक्षित एवं कम वेतन वाले रोजगार बढ़े। उपभोक्तावाद और सौंदर्य मानकों के कारण मानसिक एवं सामाजिक दबाव बढ़ा। कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव तथा डबल बर्डन, घर एवं नौकरी की समस्या बनी रही। अगला पॉइंट है डिजिटल लैंगिक अंतर और साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां उभरी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भूमंडलीकरण महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन सकता है, बशर्ते समान अवसर, सुरक्षित कार्यस्थल, डिजिटल समावेशन तथा लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया जाए। यही समावेशी एवं सतत विकास की आधारशिला है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैश्वीकरण क्या है? भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संस्कृति का विश्व स्तर पर तीव्र आदान प्रदान होता है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में इसका सामाजिक संरचना पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। परिवार संरचना में परिवर्तन। पहला पॉइंट है संयुक्त परिवारों की अपेक्षा एकल परिवारों का विस्तार हुआ। अगला पॉइंट है जाति व्यवस्था पर प्रभाव। शिक्षा, शहरीकरण एवं रोजगार के कारण जातिगत बंधन कमजोर हुए, परंतु पहचान आधारित राजनीति भी बढ़ी। अगला पॉइंट है महिलाओं का सशक्तिकरण। रोजगार, शिक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर बढ़े, किंतु कार्य जीवन संतुलन जैसी चुनौतियां भी उभरी। अगला पॉइंट है उपभोक्तावाद एवं जीवन शैली। वैश्विक संस्कृति के प्रभाव से उपभोक्तावाद, डिजिटल संस्कृति तथा व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट हम असमानता, डिजिटल विभाजन एवं आय असमानता में वृद्धि हुई। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक परिवर्तन। भारतीय परंपराओं के साथ वैश्विक मूल्यों का समन्वय हुआ, किंतु सांस्कृतिक क्षरण की आशंकाएं भी बढ़ी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को अधिक गतिशील, आधुनिक एवं अवसरपरक बनाया है, परंतु इसके दुष्प्रभावों को संतुलित करने हेतु समावेशी विकास, सामाजिक न्याय तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर समान रूप से बल देना आवश्यक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों का विवरण दीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य राज्य को भारत का अग्रणी पर्यटन गंतव्य बनाना, निवेश आकर्षित करना तथा पर्यटन के माध्यम से रोजगार, सांस्कृतिक संरक्षण और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला है राज्य में पर्यटन अवसंरचना का सुदृढ़ एवं विश्व स्तरीय विकास। अगला पॉइंट है घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि। अगला पॉइंट है निजी क्षेत्र की भागीदारी, पीपीपी एवं निवेश को प्रोत्साहन देना। प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन। अगला पॉइंट है धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत, इको, ग्रामीण एवं साहसिक
पर्यटन का विकास। अगला पॉइंट है अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, कुशीनगर आदि पर्यटन सर्किटों का समेकित विकास। अगला पॉइंट है पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता, डिजिटल सुविधाएं एवं सुगम परिवहन सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है स्थानीय हस्तशिल्प, संस्कृति एवं एक जनपद एक उत्पाद को पर्यटन से जोड़ना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 पर्यटन को आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बनाती है। यह नीति विकसित उत्तर प्रदेश तथा विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायु राशि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। वायु राशि एयर मास वायुमंडल का वह विशाल भाग है जिसकी तापमान, आर्द्रता तथा दाब संबंधी विशेषताएं क्षैतिज दिशा में लगभग समान होती हैं। इसका निर्माण विस्तृत एवं समरूप स्रोत क्षेत्रों, सोर्स रीजन्स जैसे महासागर, रेगिस्तान या हिम आच्छादित क्षेत्रों में होता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। वायु राशि की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। पहला है समरूपता, तापमान एवं आर्द्रता में व्यापक क्षेत्र में समानता होती है। विशाल विस्तार, इसका क्षेत्रफल हजारों वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। अगला पॉइंट है स्रोत क्षेत्र का प्रभाव, समुद्री वायु राशि आर्द्र तथा महाद्वीपीय वायु राशि शुष्क होती है। अगला पॉइंट है गतिशीलता, स्थान परिवर्तन के साथ स्थानीय मौसम में परिवर्तन लाती है। अगला पॉइंट है स्थिरता, अस्थिरता, वायु राशि की प्रकृति बादल, वर्षा एवं तूफानों को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है अग्र, फ्रंट का निर्माण, विभिन्न वायु राशियों के मिलने से फ्रंट बनते हैं जिससे वर्षा एवं चक्रवात जैसी मौसमी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। वायु राशियां वैश्विक एवं क्षेत्रीय मौसम तथा जलवायु की आधारभूत इकाई हैं। इनके निर्माण, संचलन एवं पारस्परिक क्रिया की समझ मौसम पूर्वानुमान, कृषि, आपदा प्रबंधन तथा जलवायु अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित हैं? ज्वालामुखी उद्गार के संभावित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता से उत्पन्न प्राकृतिक घटनाएं हैं। इनका प्रमुख आधार प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसके कारण ये अनेक बार परस्पर जुड़े हुए रूप में घटित होती हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। परस्पर संबंध देखेंगे। प्लेटों की गति से तनाव उत्पन्न होने पर भूकंप आते हैं। समुद्र तल पर शक्तिशाली भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से जल विस्थापन होता है जिससे सुनामी उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में मैग्मा की गति भी भूकंपों को जन्म देती है। अगला पॉइंट है उदाहरणतः 2022 टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट से सुनामी उत्पन्न हुई है। अब हम ज्वालामुखी उद्गार के कारण देखें। पहला पॉइंट है अपसारी प्लेट सीमा पर सबडक्शन से मैग्मा का निर्माण, अपसारी प्लेट सीमा पर मैग्मा का ऊपर उठना, हॉट स्पॉट प्लेट मेंटल प्लूम की सक्रियता, मैग्मा कक्ष में गैसों एवं दाब का अत्यधिक बढ़ना। अगला पॉइंट है भ्रंशों एवं दरारों से मैग्मा का सतह तक पहुंचना। अगला पॉइंट है भूकंपीय गति विधि से मैग्मा मार्ग का खुलना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी पृथ्वी के विवर्तनिक प्रक्रियाओं की परस्पर संबंध अभिव्यक्तियां हैं। इनके कारणों की वैज्ञानिक समझ, पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं।
महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए तथा अंध अटलांटिक महासागर की जल धाराओं का नाम बताइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। महासागरीय धाराएं महासागरों में जल के निरंतर प्रवाह को कहते हैं। ये पृथ्वी की ऊष्मा के पुनर्वितरण, जलवायु, मत्स्य उद्योग तथा समुद्री परिवहन को प्रभावित करती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख कारक देखें, क्या क्या कारक हैं। पहला है अस्थायी पौने, व्यापारिक एवं पश्चिमी पौने जल को प्रवाहित करती हैं। दूसरा पॉइंट है तापमान में अंतर से घनत्व परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है लवणता में अंतर के कारण जल का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज प्रवाह होता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी का घूर्णन कोरियालिस प्रभाव धाराओं की दिशा बदलता है। अगला पॉइंट है महाद्वीपीय तटरेखा एवं महासागरीय बेसिन की आकृति धाराओं का मार्ग निर्धारित करती है। अगला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण एवं ज्वार भाटा भी सहायक कारक हैं। अब हम अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं देखें, क्या क्या जलधाराएं हैं। पहला है गल्फ स्ट्रीम उष्ण धारा है। दूसरा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट उष्ण धारा है। अगला है लेब्राडोर धारा शीत धारा है। अगला है किनारी धारा शीत धारा है। अगला है ब्राजील धारा, ये उष्ण धारा है। अगला है बेंगुएला धारा शीत धारा है। उत्तर एवं दक्षिणी विषुवतीय धाराएं ये भी उष्ण धाराएं हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। महासागरीय धाराएं वैश्विक जलवायु संतुलन, समुद्री जैव विविधता तथा नौवहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्माण के कारकों और प्रमुख धाराओं का ज्ञान भूगोल एवं आपदा प्रबंधन दोनों के लिए उपयोगी है। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आगामी यूपीपीसीएस मेंस लिखने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अगर इन सभी 2018 से लेकर अब तक 2025 तक जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, अगर आपने इन सभी को तैयार कर लिया तो मैं ये दावा करता हूँ आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इन्हीं सभी प्रश्नों में से आपको सभी प्रश्न आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।